नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। मित्रों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं संस्कृत विषय में समास पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर। आज की जो हमारी श्रृंखला है, इसमें समास पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हमारी संस्कृत विषय की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यूपी टेट या सुपर टेट या जो अन्य राज्यों की संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की ये श्रृंखला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग जल्दी से जुड़ें। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की इस श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम, और इस श्रृंखला का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है? भूत बलिह पद में समास है। भूत बलिह पद में कौन सा समास है? पहला विकल्प है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो हमें बताना है भूत बलिह पद में कौन सा समास है। हमें पता है भूत बलिह का विग्रह होता है भूतेभ्यः बलिह, और यहाँ पर समास कौन सा होता है? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है। पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निर्मक्षिकम में समास विग्रह होगा। निर्मक्षिकम इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। हमें क्या बताना है मित्रों? समास विग्रह क्या होगा निर्मक्षिकम का? तो निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा निर्गता मक्षिका यस्मात् सह, निकल गई हैं मक्खियाँ जिससे वह, या निर्गता मक्षिका यस्मिन् सह, या मक्षिकाणाम अभावः, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है निर्मक्षिकम उदाहरण जो है, ये समास जो है, ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और निर्मक्षिकम का विग्रह होता है मक्षिकाणाम अभावः, अर्थात मक्खियों का अभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। विगत जो हमारी यूपी टेट की परीक्षा हुई है 2019 की, उसमें पूछा भी जा चुका है। तो निर्मक्षिकम का विग्रह क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभावः। इस दूसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सी वाला सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस श्रृंखला का। तो अगला प्रश्न हमारा है पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अगला प्रश्न है पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात पहले पद का अर्थ प्रधान होता है। किस समास में? तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, या अव्ययी भाव समास में? तो ध्यान दीजिए, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है तत्पुरुष समास में? नहीं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, इसलिए ये भी उदाहरण हमारा, ये भी विकल्प गलत है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, हमें पता है पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है किस समास में? अव्ययी भाव समास में। चौथा विकल्प सही है, और इस प्रश्न का सही विकल्प हमें मिल चुका है। इसलिए हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है। हमें बताना है कि वह कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। ABCD में से सही क्या है? तो जल्दी से उत्तर देंगे हम लोग। ABCD में सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पर A। हम जानते हैं द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है, इसलिए पहला विकल्प द्विगु समास हमारा सही विकल्प होगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें तो हम देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है? उपगंगम में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा गया है परीक्षाओं में। उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु? हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में जो उपगंगम लिखा हुआ है, उपगंगम में पहले पद की प्रधानता है और पहला पद अव्यय है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा बी वाला, अव्ययी भाव समास। उपगंगम में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है।
अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा। भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पूर्वम भूतः। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। अब हम लोग पुनः बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्वस्थः में समास है। अस्वस्थः में कौन सा समास है हमें ये बताना है। तत्पुरुष में नई समास है, मतलब नई तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि है, द्विगु है, या अव्ययी भाव है। तो अस्वस्थः का मतलब है न स्वस्थः, अर्थात जो स्वस्थ नहीं है। और यहाँ पर स्वस्थ का निषेध किया गया है। और हम जानते हैं कि जहाँ पर पहला पद निषेधात्मक होता है वहाँ पर समास कौन सा होता है? नई तत्पुरुष। और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ए, पहला विकल्प सही है, नई तत्पुरुष। पुनः आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पंचगंगम पद में समास होता है। पंचगंगम पद में कौन सा समास होता है ये बताना है। देखिए, पंचगंगम का मतलब है पंचानाम गंगा नाम समाहारः, पांच गंगाओं का समूह। यहाँ पर पहला पद क्या है? संख्यावाची। और प्रायः हम गलती करते हैं कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ हमको पता है दिग होता है, और पंचगंगम में भी हम दिग लगा देते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न जो है ये गलत हो जाता है। यहाँ पर दिग समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में हमने एक सूत्र पढ़ा था नदीभिश्च, और उस सूत्र में बताया जाता है कि जहाँ पर नदी का नाम होता है वहाँ पर यदि पहला पद संख्यावाची होता है तो द्विगुना होकर के वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव। इसलिए इस प्रश्न में पंचगंगम में समास कौन सा है ये बताना है, और सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही है, अव्ययी भाव। ठीक है, याद रखना है, नाम, नदी के नाम से पहले यदि संख्यावाची पद आता है तो वहाँ द्विगुना होकर के अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, तो पंचगंगम में समास हो जाएगा अव्ययी भाव, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि में कौन सा समास है? पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ भी पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समस्त पद रूपोद भार्य का विग्रह होगा। अर्थात जो रूपोद भार्य समास है, समस्त पद है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? रूपवती च भार्य च, रूपवती भार्य यस्य सह, रूपवती भार्य यस्याह स, या रूपवती भार्य यस्य स सह। तो यहाँ पर सही हो जाएगा रूपवती भार्य यस्य सह। रूपवती पत्नी है जिसकी वह, भार्या मतलब पत्नी, तो रूपवती पत्नी है जिसकी वह, अर्थात रूपवती भार्या यस्य सह। दूसरा विकल्प सही है। समस्त पद रूपोद भार्य का सही विग्रह क्या हो जाएगा? रूपोद भार्य यस्य, रूपवती भार्या यस्य सह। दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? हमें बताना है चक्रपाणी में समास कौन सा है। हम जानते हैं चक्रपाणी का विग्रह होता है चक्रम पाणौ यस्य सह, अर्थात चक्र है हाथों में जिसके वह, और वह मतलब कौन? कोई अन्य पद प्रधान है, इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्योंकि बहुब्रीहि समास में ही अन्य पद की प्रधानता होती है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा बहुब्रीहि समास, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा है पर्यध्ययन। हमें पर्यध्ययन उदाहरण है। ये जो पर्यध्ययन लिखा हुआ है ये किस समास का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। पर्यध्ययन उदाहरण जो है ये हमारा है प्रादि तत्पुरुष का। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है प्रादि तत्पुरुष, उसका उदाहरण है पर्यध्ययन। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पंचगवम में समास है। पंचगवम में समास है पंचानाम गवानाम समाहारः, पहला पद संख्यावाची है। यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा द्विगु। लेकिन ध्यान दीजिए द्विगु समास विकल्प में कहीं दिया नहीं है। हम जानते हैं द्विगु समास कर्मधारय का उपभेद होता है और कर्मधारय तत्पुरुष का उपभेद होता है। द्विगु समास विकल्प में है नहीं, तो ये हमारा तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ठीक है, पंचगव में समास कौन सा है? तत्पुरुष लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चार दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो पहला उदाहरण है द्वादश, दूसरा है अधिहरि,
तीसरा है राजपुरुष और चौथा है पीताम्बरा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अधिहरि। अधिहरि अर्थात हरौ इत ये विग्रह होता है और ये उदाहरण हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। इसलिए इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प बी अधिहरि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति से हुआ है। देखिए, एक तो पूछा जाता है चौर भयम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, और यहाँ तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है तत्पुरुष समास है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, तत्पुरुष समास के जो व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं विभक्तियों के आधार पर, तो किस विभक्ति का ये उदाहरण है, पंचमी, तृतीया, चतुर्थीया, द्वितीया। हमने एक सूत्र पढ़ा होगा पंचमी का विभक्ति में अपादान कारक में भीत्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात जिससे हमको डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। इसलिए ये तत्पुरुष समास में किस विभक्ति के अंतर्गत आएगा, पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत। चौर भय में समास कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष, पहला विकल्प सही है। आगे हम लोग बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अनुरूपम में समास है। अनुरूपम अर्थात रूपस्य योग्यम, पहला पद प्रधान है और पहले पद की प्रधानता है, पहला पद अव्यय है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अव्ययीभाव। अनुरूपम में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, खूब पूछा जा चुका है यूपी टेट इत्यादि में, अन्य परीक्षाओं में भी। यथाशक्ति में कौन सा समास है, हमें बताना है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्तिम अनतिक्रम्य, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पद हमारा प्रधान है और अव्यय है, इसलिए अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको यथाशक्ति लिख गया है, इसको हमें कैसे लिखना है, यथाशक्तिम। ठीक है, यथाशक्तिम लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या तत्पुरुष है। तो यथाशक्ति में हमारा समास कौन सा है, अव्ययीभाव, तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजपुत्र का समास विग्रह होगा। राजपुत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा, ये राजपुत्र षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है और इसका विग्रह होता है राज्ञः पुत्रः। क्या होता है, इसका विग्रह हो जाता है राज्ञः पुत्रः, दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नीलकंठा में समास है। नीलकंठा में समास है, तो नीलकंठा में समास क्या हो जाएगा, नीलः कंठा यस्य सः, अर्थात नीला कंठ है जिसका वह, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि, पहला विकल्प सही है। नीलकंठा में कौन सा समास है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय में प्रयुक्त समास है। सूर्योदय में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो सूर्योदय का विग्रह होता है सूर्य से उदय, अर्थात सूर्य का उदय। सूर्य से उदय, ये हमारा समास कौन सा है, ये है षष्ठी तत्पुरुष समास, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आ रहा है हमारा, और 21वां प्रश्न कहता है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है नीलोत्पलम, अर्थात नीलम च तत् उत्पलम, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। उत्पल की अर्थात कमल की विशेषता है, वो कैसा है, नीला है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य है, और ये कहाँ पर होता है हमें पता है मित्रों, कर्मधारय समास है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो नीलोत्पलम में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम अर्थात दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन, और यहाँ पर पहला पद प्रधान है, अव्यय है, इसलिए समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझ लेंगे। प्रतिदिनम में समास कौन सा है, अव्ययीभाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है घनश्यामः में कौन सा समास है। घनश्यामः मतलब घन के समान श्याम, घन इव श्यामः। इस समस्त पद का विग्रह होता है घन इव श्यामः। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। पहला विकल्प सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है, इसलिए हम पुनः बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कह रहा है त्रिवेणी पद में कौन सा समास है। त्रिवेणी मतलब त्रयाणाम वेणीनाम समाहारः, और यहाँ पर हमारा समास क्या हो जाएगा, दिगु समास। चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा ये प्रतिदिनम में समास है, यहाँ भी पूछा गया है। और फिर से ये प्रश्न हमारा कहाँ पर आ गया है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है, तो हम जानते हैं प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है, चौर भयम में कौन सा समास है, ये भी हमारा रिपीट हो गया है, तत्पुरुष समास है। उपगंगम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। उभय पद मतलब दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं। देखिए कर्मधारय में तो उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष का उपभेद है, और तत्पुरुष में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास कर्मधारय का उपभेद है, यहाँ भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, और तत्पुरुष समास में यहाँ भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो एक ही समास, यहाँ एक ही विकल्प हमारा शेष है जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होते हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है, द्वंद्व समास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का, आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पितरौ पद में कौन सा समास है। पितरौ पद में कौन सा समास है। पितरौ पद में हम जानते हैं इसका विग्रह होता है माता च, पिता च, और यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द का लोप हो जाता है, केवल पुरुषवाचक शब्द शेष रहता है। और ये समास कौन सा होता है, ये होता है एक शेष द्वंद्व, जो किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत। इसलिए पितरौ पद में कौन सा समास है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो पितरौ पद में द्वंद्व समास है। आज की श्रृंखला के इस अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है, द्वंद्व समास। और इसी प्रश्न के साथ आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। आज की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न यदि दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आया है, तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस प्रश्न को पुनः हम लोग देख लेंगे। और ये आज की श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और अगर ये श्रृंखला अच्छी लगी है तो पुनः निवेदन करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। हम लोग पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपकी रात्रि मंगलमय हो, दिन शुभ हो। हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, सारथी एजुकेशनल में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।